हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और आपके डेट शीट भी बार बार बदलने पे ही है ना। तो अब तो आपको सेटिस्फेक्शन हो गया होगा, जो कन्फ्यूज़न था वो भी दूर हो गया होगा, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर की मैंने अलग से बना के आपको शो कर दी थी। तो होपफुली आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। बाकी जो भी डाउट आपके होंगे वो कल संडे वाली क्लास में हम क्लियर कर लेंगे। संडे में लाइव सेशन तो होता ही है 8 बजे, आप लोगों को पता ही है। जिन्हें नहीं पता वो जुड़ सकते हैं, रात में 8 बजे लाइव बातचीत हम करते हैं। बातचीत का ही वो सेशन होता है, पढ़ाई कुछ नहीं है उसमें। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस यहाँ पे चली हुई हैं बिल्कुल रेगुलर मोड में। जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं, यानी 4 कोर सब्जेक्ट हैं, वो तो हम टॉपिक वाइज और रिवीजन सीरीज महामैराथन भी उनकी कर चुके हैं। बाकी पेडागोजिकल सब्जेक्ट की भी कुछ कुछ क्लासेस हम कर चुके हैं, जैसे कि फिजिकल साइंस हमने कंप्लीट कर लिया है, मैथ हमने किया है 2-3 क्लासेस में, बड़ी क्लासेस लेके कंप्लीट कर लिया है। बायोलॉजिकल साइंस की एक क्लास हुई थी, तो आज हम बायो की क्लास करने वाले हैं, यानी पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी करेंगे हम। पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो इसके 1-2 टॉपिक करेंगे। इसी तरीके से बायोलॉजिकल साइंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास मैंने रखी नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है पेपर में, तो धीरे धीरे भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीटेट की क्लासेस यहाँ पे चली हुई हैं। आज आपको सीडीपी की क्लास देखने को मिलेगी, 7:30 इसका लाइव प्रीमियर होता है, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2019 का पेपर मैंने सोल्व कराया है, जो ऑफलाइन मोड में हुआ था, क्योंकि सीटेट इस बार ऑफलाइन होगा। कब है सीटेट का एग्ज़ाम? 20 अगस्त में। कब है? 20 अगस्त, ठीक है। तो इधर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर लेना। बाकी आगे चलते हैं। ये सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी कहना हो, पूछना हो, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है कॉलेज विद भावना के नाम से। कॉलेज विद भावना के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की हमने एक मैराथन कर ली है, जिसमें ऑलमोस्ट हमने फर्स्ट सेकंड यूनिट सारी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव लर्निंग और सारे पढ़ लिए हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी जो नेचर है बायोलॉजिकल साइंस का, वो हमने पढ़ लिया है। कुछ साइंटिस्ट के बारे में, जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ा था, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने की थी। हम लेके चल रहे हैं पिछले 4 से 5 साल के पेपर, उन्हीं में जो टॉपिक पूछे गए हैं उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि 5 साल में जो टॉपिक पूछे गए हैं, नया टॉपिक उससे अलग कोई बनता नहीं है। अगर बनता है तो वो ऑप्शन में चला जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है, ठीक है। वैसे 5 साल में आने का मतलब है कि आपकी पूरी बुक ही कवर हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज हम मेथड्स करेंगे। मेथड्स पूछे गए हैं, 2018 में पूछा गया था लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और असाइनमेंट मेथड। तो इन दोनों को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। क्लास ज़्यादा बड़ी होगी नहीं, तो बिल्कुल सेशन में एंड तक बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज द आइडियल मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस इन इंडियन कंडीशन एट सेकेंडरी लेवल। डिस्कस, यानी व्याख्यान सह प्रदर्शन पद्धति जैविक विज्ञान पढ़ाने की आदर्श विधि है माध्यमिक स्तर पर भारतीय परिस्थितियों में। यानी सेकेंडरी लेवल पे हम पढ़ाते हैं किससे? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स भी हम बहुत बार यूज करते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ असाइनमेंट मेथड, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑल्सो। यानी समनुदेशन पद्धति के अर्थ एवं संरचना पर प्रकाश डालिए, इसके गुण दोषों की भी व्याख्या कीजिए। यानी असाइनमेंट देखो, जैसे कि अब आपको बीएड में बहुत सारे असाइनमेंट मिले हैं, है ना, कोर सब्जेक्ट के, कि इस टॉपिक पे तुम्हें असाइनमेंट बनाना है, इस टॉपिक पे तुम्हें असाइनमेंट बनाना है। तो वही असाइनमेंट है कि कोई भी टॉपिक पे आप या तो लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो आपका असाइनमेंट है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगर बायो के फील्ड में देखा जाए तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना भाई, सबको पता है कि बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, उसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, यानी प्रयोग या फिर प्रदर्शन करते हैं। लैब में जाके करते हैं, बहुत बार क्लास में भी करते हैं। तो ये जो जितना भी साइंस है, साइंस में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। इसमें जो टीचर है और बच्चे हैं दोनों ही एक्टिव रहते हैं, यानी दोनों ही सक्रिय रहते हैं, क्योंकि टीचर इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं और बच्चे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते रहते हैं, यानी करते रहते हैं, अपने हाथों से करके सीखते हैं, ठीक है।
इसमें क्या करता है टीचर, जो थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है यानी जो थ्योरी होती है उसे क्लास में या फिर लैब में जाके प्रूव करता है ना। ये तो सिंपल पता है भाई, ऐसी तो बना के लिखते हैं कि इसमें ये जो थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन है क्लास के अंदर उसे टीचर प्रूव करा के दिखाता है, टीचर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराता है टीचिंग के दौरान और बच्चे नॉलेज एक्वायर करते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, जो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है उसे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। और जो भी उनके डाउट होते हैं, जो भी उनकी शंका और सवाल हैं वो भी पूछते हैं टीचर से, टीचर उन्हें क्लियर कर देता है। तो ये था एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगर इसे लेक्चर मेथड के साथ जोड़ दें, अब लेक्चर मेथड कौन सा होता है? लेक्चर मेथड होता है जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि टीचर आया, क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया यानी लेक्चर दिया और चला गया, तो वो होता है लेक्चर मेथड। तो लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को अगर एक साथ जोड़ दें तो ये इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है, अंतर संबंधित हो जाते हैं एक दूसरे से। अगर इन मेथड को जोड़ा जाए तो ये एक नए मेथड को जन्म देता है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी लेक्चर भी है उसके अंदर और डेमोन्स्ट्रेशन भी है, यानी एक्सपेरिमेंट भी होगा और लेक्चर भी दिया जाएगा, ठीक है भाई, समझ आया। इस मेथड में क्या है, जो लेक्चर मेथड के अंदर फॉल्ट होते हैं यानी जो कमियां थी लेक्चर मेथड के अंदर वो भी रिमूव हो जाएंगी। लेक्चर मेथड के अंदर क्या कमियां होती हैं कि बस टीचर बोलता है, टीचर, ये एक तरीके से टीचर सेंटर्ड है, पुराने ज़माने का मेथड है, इसमें ज़्यादातर चॉक टॉक ही चलता है, यानी टीचर बस बोर्ड पे पढ़ाता है चला जाता है, बच्चों को ध्यान में नहीं रखा जाता, बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो जो इसकी कमियां हैं, जो इसके फॉल्ट्स हैं, उन्हें रिमूव करके इसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन की यानी जो प्रदर्शन विधि के गुण हैं उन्हें इसके साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है, तभी तो ये लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन बना है। तो ये मेथड और भी इम्प्रेसिव बन गया, यानी लेक्चर के साथ जब डेमोन्स्ट्रेशन को जोड़ दिया तो ये इम्प्रेसिव बन गया, ठीक है, कि भाई टीचर क्या है, लेक्चर भी देगा और प्रदर्शन भी करके दिखाएगा, यानी एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएगा, ठीक है। ये मेथड क्या है, इकोनॉमिकल है, यानी टाइम भी बचाता है और एनर्जी भी बचाता है। In this method, teacher explain the theoretical portion with the help of lecture method, making use of diagrams and statement। यानी इसमें क्या है, टीचर व्याख्यान विधि के द्वारा टॉपिक को एक्सप्लेन करता है और साथ के साथ डायग्राम को रिप्रेजेंट करके दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है, यानी जो चित्र हैं उनका क्या है, प्रदर्शन करके दिखाता है, और स्टेटमेंट का। Then to make the theoretical portion more clear, he performed the experiment with the help of student. During the course of experimentation, he keep asking question from the student। यानी वो क्या है, थ्योरी का जो पोर्शन है उसे लेक्चर के थ्रू भी एक्सप्लेन करता है और एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी करता है, यानी बच्चों को क्या है, प्रयोग भी करके दिखाता है, और इस प्रयोग में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बच्चे भी टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। अब इसके गुण क्या हैं? दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल क्लास। स्मॉल क्लास का मतलब छोटी क्लास नहीं, स्मॉल क्लास का मतलब है कि बच्चे कम होने चाहिए क्लास के अंदर, तो ये इसका एक गुण है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है वो टीचर करता है, इसलिए जो एपरेटस होते हैं, एपरेटस यानी टेस्ट ट्यूब हो गया, बीकर हो गया, इन्हें टूटने का भी डर नहीं रहता। देखो बच्चे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी हम लोग भी करते थे लैब में, तो हमसे भी बहुत सारी मिस्टेक होती थी कि भाई कभी बीकर टूट गया, हाथ से छूट गया, कभी टेस्ट ट्यूब टूट गई, कभी कुछ टूट गया, टूट फूट ज़्यादा होती थी। तो अगर टीचर एक्सपेरिमेंट करेगा, टीचर प्रयोग करेगा, तो उसमें कोई भी टूट फूट नहीं होगी। टाइम बहुत कम लगता है, यानी कम समय लगता है। छात्र देखकर और ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ये दोनों देखकर ही वर्ड हो गए, यानी बच्चे क्या है, ऑब्जर्व भी करते हैं, अवलोकन करते हैं और देख के सीखते हैं, ठीक है। इसमें साइट एंड हियरिंग सेंस ऑफ स्टूडेंट इज मोर एक्टिव, यानी इसमें जो बच्चों की देखने की पावर है और सुनने की जो पावर है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है, क्योंकि बच्चे आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होती है, यानी अवलोकन शक्ति विकसित होती है, सोचने की शक्ति विकसित होती है और तर्क करने की शक्ति विकसित होती है उनके अंदर, ठीक है। छात्र सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम होते हैं, अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, यानी बच्चे इजीली समझ लेते हैं किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी सिद्धांत को, जो नॉलेज रहती है उनकी वो परमानेंट हो जाती है, क्योंकि लेक्चर भी दिया जाता है और साथ के साथ उसका प्रयोग भी करके दिखाया जाता है, तो वो नॉलेज जो है बच्चों के दिमाग में स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है ना, परमानेंट हो जाती है। जो लेक्चर मेथड की शॉर्ट कमिंग है, यानी लेक्चर मेथड की जो कमियां हैं, जब हमने डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जोड़ दिया तो उसकी कमियां भी खत्म हो गई, ठीक है। जितने भी प्लस पॉइंट हैं प्रदर्शन विधि के, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। इसमें बच्चों को क्लियर कट मिलता है टॉपिक, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाता है, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आया होगा। डीमेरिट्स देखते हैं इसके।
डीमेरिट्स क्या है, यानी भाई हर चीज़ में गुण भी होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। अब इसके अवगुण क्या है कि स्टूडेंट डू नॉट गेट अ चांस टू मेक यूज़ ऑफ एपेरेटस इंडिपेंडेंटली, यानी जो एपेरेटस हैं, जो उपकरण है, टेस्ट ट्यूब है, बीकर है, ये स्टैंड वगैरह होते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड, ये सब क्या है, इसमें बच्चों को हाथ लगाने का मौका नहीं मिलता, बच्चों को उन्हें चांस नहीं मिलता कि वो यूज़ कर पाए एपेरेटस को, है ना, डर रहता है कि तोड़ देंगे बच्चे, है ना। स्टूडेंट डू नॉट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बट ओनली ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट, ईच चाइल्ड इज नॉट टू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट प्रॉपर डाटा, यानी एक अवगुण इसका ये है कि बच्चे इसमें परफॉर्म नहीं करते, टीचर परफॉर्म करता रहता है और बच्चे देखते रहते हैं कि भाई बच्चों को भी तो कराना चाहिए। और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, इसमें हर बच्चा ऑब्जर्व नहीं कर पाता और हर बच्चा डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। ये मेथड क्या है, इकोनॉमिकल भी नहीं है ज़्यादा, यानी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इसमें क्या है, बच्चों को चांस नहीं मिलता एक्सपेरिमेंट करने का और बच्चे योग्य नहीं होते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते प्रॉपरली, हर एक बच्चा, कुछ बच्चे कर लेते हैं कुछ नहीं करते, तो ये इसके अवगुण हैं कुछ। समटाइम द टीचर इज नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली, बहुत बार टीचर भी प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता और इससे बच्चों के दिमाग में डाउट बन जाते हैं सब्जेक्ट को लेके, और मतलब टॉपिक क्या है बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। जब किसी भी टॉपिक को टीचर को ही समझ ना आए और बच्चों को वो समझाने लग जाए या फिर टीचर को ही ना आता हो तो बच्चों के दिमाग में डाउट बन जाता है ना। बाय दिस मेथड ओनली जनरल नॉलेज अबाउट फिजिकल साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी इस मेथड के द्वारा बच्चे की जनरल नॉलेज जो है बस वो दिखाई जाती है, वो अच्छी होती है, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरिट्स और डिमेरिट्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज द आइडियल मेथड ऑफ टीचिंग साइंस इन इंडियन कंडीशन एट सेकेंडरी लेवल, यानी जैविक व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि भारतीय परिस्थितियों में माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए आदर्श विधि है, यानी पढ़ा सकते हैं इससे बच्चों को, ठीक है, फायदा भी होता है। होपफुली समझ आया होगा। अब सेकंड है असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड देखते हैं। असाइनमेंट क्या होता है भाई, देखो स्कूल में देते हैं कोई भी असाइनमेंट, जैसे कि आपको वो फाइल बनाने के लिए देते थे बायो की, उसमें बहुत सारे असाइनमेंट देते थे कि तुम्हें सेल के ऊपर एक असाइनमेंट बनाना है, या टिश्यू के ऊपर तुम्हें असाइनमेंट बनाना है, या फिर और भी हार्ट के ऊपर तुम्हें असाइनमेंट बनाना है ना, देते हैं ना। देखो मैंने क्या लिखा है, हार्ट के ऊपर असाइनमेंट बनाना है, तो इस तरीके के असाइनमेंट बनाने के लिए दे देते हैं टीचर, है ना। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, एक सेकेंड रफ कर दूँ, स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द डेली प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़, यानी क्लास में जो गतिविधियाँ होती हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है असाइनमेंट मेथड जो है, क्योंकि इसमें डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइज और डायरेक्शन दी जाती है, ठीक है। It is homework set bearing the topic newly learned. The objective of this to enable pupils to grasp intelligently, put into practice and then fix the knowledge newly gained. यानी इसमें क्या है, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है कोई भी नए टॉपिक पे, इसमें उद्देश्य होता है कि हर बच्चा अच्छी तरीके से ग्रेस्प कर सके, चीज़ों को समझ सके बुद्धि से, होशियारी से, और अपनी प्रैक्टिस में ला सके किसी भी टॉपिक को और नॉलेज को गेन कर सके, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में हो सकता है कि भाई रिटर्न में भी हो सकता है, भाई असाइनमेंट रिटर्न में भी हो सकता है, या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना भी हो सकता है, या फिर रीडिंग असाइनमेंट भी दे सकते हैं, या फिर लर्निंग बाय हार्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है असाइनमेंट का फाइल। अब जैसे कि तुम्हें फाइल दी जाती है, या असाइनमेंट तो ईपीसी की फाइल दी जाती है, तो उसका क्या है कि आपको एक असाइनमेंट दिया गया है कि आपको बुक रिव्यू करना है, तो ये क्या है, ये भी असाइनमेंट है। आपको कोई टॉपिक लिखने के लिए दिया जा रहा है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी में आपको मिड डे मील दे दिया गया, तो वो भी असाइनमेंट है। इससे क्या है, आपकी नॉलेज भी फिक्स होती है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और आप चीज़ों को ग्रेस्प भी कर लेते हैं, यानी समझ भी लेते हैं बुद्धि से, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लर्निंग को अचीव करना, लर्निंग एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करना, कैरिड ऑन आउटसाइड द क्लासरूम और ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड सेट असाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट डेज वर्क, यानी इसमें क्या है, ये कक्षा के बाहर या अगले दिन के काम की तैयारी के लिए निर्धारित अध्ययन अवधि के दौरान की जाने वाली सीखने की गतिविधियों को निर्देशित करने का मुख्य साधन है, ठीक है। असाइनमेंट का आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। असाइनमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है इन विच द स्टूडेंट इज आस्क्ड बाय द टीचर टू बी एंगेज, जिसमें बच्चों को शामिल किया जाता है टीचर के द्वारा, टीचर कहता है सभी बच्चों को शामिल करने के लिए।
इट इज़ देन प्रोवाइड द स्टिमुलस फॉर द लर्निंग एक्टिविटीज़, और गतिविधि करने के लिए, सीखने के लिए कोई भी स्टिमुलस दिया जाता है। स्टिमुलस यानी कोई भी टॉपिक दे रहे हैं या फिर सिचुएशन ऐसी दे रहे हैं या फिर ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जहाँ बच्चे सीख सकें। इट ऑल्सो फर्निशेज डायरेक्शन टू द लर्निंग एंड दैट एश्योर्स इफेक्टिव वर्क, यानी एक दिशा देता है बच्चों को सीखने के लिए, जिससे कि उनका काम भी क्या है, इफेक्टिव हो सके, प्रभावशाली हो सके। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है असाइनमेंट मेथड का, कि टीचिंग द स्टूडेंट्स हाउ टू स्टडी, यानी बच्चों को ये सिखाना कि तुम खुद से कैसे पढ़ सकते हो। भाई बच्चे इसमें खुद से ही तो पढ़ते हैं, वो आपको कोई भी टॉपिक दे दिया गया कि तुम्हें असाइनमेंट बना के लेके आना है, तो तुम खुद से ही अपना दिमाग मारोगे, इधर उधर यूट्यूब पे देखोगे, किसी से कहोगे या फिर खुद से कोशिश करोगे, यानी इसमें बच्चों को सिखाया जाता है खुद से पढ़ना। रिव्यू और रिवीजन ऑफ द क्लास वर्क फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, यानी बेहतर समझ और सीखने के लिए कक्षा कार्य की समीक्षा और संशोधन करना, जो भी क्लास का वर्क है उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए रिव्यू करना या फिर रिवीजन करना। ठीक है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना और उन्हें मोटिवेट करना कि वो सेल्फ स्टडी के लिए अग्रसर हों, करना सीख जाएं सेल्फ स्टडी। ठीक है, बच्चों के गैप फिल करना जो क्लासरूम टीचिंग के दौरान रह गए हैं, यानी क्लासरूम टीचिंग में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती हैं, तो वो गैप भी बच्चे के खुद से ही फिल हो जाएंगे जब बच्चा खुद से कोशिश करेगा। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण का व्यक्तिगत होता है, यानी एक एक बच्चे पे भी ध्यान दिया जा सकता है, इंडिविजुअल पे। लेकिन अगर असाइनमेंट रूटीन में दिया जा रहा है तो ये मान लो कि टाइम खराब हो रहा है बच्चे का। अब जैसे कि बीएड में इतनी सारी फाइल बनाई जाती हैं कि बहुत बार ऐसे लगता है कि टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो अगर हम ज़्यादा असाइनमेंट दे रहे हैं और टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है तो वो क्या माने जाते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। अब इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से हैं, यानी हम किस तरीके से असाइनमेंट मेथड को बनाते हैं या फिर कंडक्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या के कथन का निर्माण करना कि क्या हमें प्रॉब्लम लेनी है या फिर कौन सा टॉपिक हमें लेना है। इन दिस स्टेप टीचर इंट्रोड्यूसेस अ प्रॉब्लम इन सच अ वे दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास विल बी फेमिलियर टू इट, यानी इस तरीके का टॉपिक लेना जिससे सारे बच्चे फेमिलियर हों कि भाई ये टॉपिक है, पूरी ही क्लास को नहीं समझ आया। कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है ना कि पूरी ही क्लास को नहीं समझ आया। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम लेना। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्यों की खोज करना, तो इसमें प्रत्येक विद्यार्थी समस्या संबंधी तथ्यों को एकत्रित करते हैं, यानी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, उस पर प्रश्न पूछते हैं टीचर से। टीचर क्या करता है, चाहे किताबों की मदद से, चाहे कोई भी टूल्स टेक्निक की मदद से उनके आंसर देता है और बच्चों को टाइम टू टाइम डायरेक्शन देता है, मार्गदर्शन देता है, जिससे कि उनके कंसेप्ट क्लियर हो सकें, है ना। आगे चलते हैं। थर्ड है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर परिकल्पना का निर्माण होता है। तो इस चरण से तथ्यों को एकत्र करने के बाद जब फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए तो बच्चे क्या करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर परिकल्पना तैयार करते हैं। परिकल्पना यानी कैसे, जैसे कोई काम दिया 5 लोगों को तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो ये हिसाब क्या होता है, यानी अपनी अपनी परिकल्पना के अपने अकॉर्डिंग स्टेप्स बनाना है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करना। जैसे कि आप लेसन प्लान बना रहे हैं, अगर आप देख के ना बनाएं तो आप क्या करेंगे, अपनी परिकल्पना के हिसाब से बनाएंगे कि भैया जो मेरे दिमाग में आया वो ये चीज़ मैंने लिख दी। ठीक है, परिकल्पना का परीक्षण करना, यानी जो दिमाग में परिकल्पना की थी बच्चों ने, फिर उसका परीक्षण करना कि सही कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, सच है नहीं है, सत्य है नहीं है। ठीक है, उनकी परिकल्पना की खोज करना। परिकल्पना क्या होता है, अपनी ही थिंकिंग पे दोबारा से सोच रहे हैं। ठीक है, अपने ही दिमाग में कुछ भी सोच रहे हैं तो वो परिकल्पना होती है। निष्कर्ष क्या है कि इस चरण में विद्यार्थी उन परिकल्पनाओं को जोड़ देता है जो असत्य पाई जाती है। बहुत बार क्या है कि अपने दिमाग से कुछ ज़्यादा ही ओवर लिख दिया जो बिल्कुल ही रिलेट ही नहीं करता। ठीक है, सत्य परिकल्पना का चयन कर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी फिर लास्ट में उनका देखा भी तो जाता है कि सही किया है नहीं किया है। ठीक है, तो ये स्टेप है। अब इसके गुण देख लेते हैं असाइनमेंट मेथड के, कि भाई जब असाइनमेंट बच्चों को दिया गया है तो बच्चे क्या है, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी सक्रिय भागीदार रहते हैं बच्चे इसके अंदर। बच्चों के अंदर क्या है, मेहनत करने की ये स्किल डेवलप होती है कि कड़ी मेहनत करते हैं। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी की स्किल डेवलप होती है। आत्मनिर्भरता की स्किल डेवलप होती है, उनके अंदर ये आदत विकसित हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, साइकोलॉजिकल मेथड है, यानी मनोवैज्ञानिक है, दूसरे को समझने वाली। यह देखने की शक्ति का विकास करता है, यानी बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होती है, क्योंकि भाई ऐसे तो है नहीं कोई टॉपिक दे और सामने से मिल गया, 4 किताबें भी देखनी पड़ती हैं, गूगल भी देखना पड़ता है, यूट्यूब भी देखनी पड़ती है, तो बच्चे के अंदर क्या है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित होता है, यानी साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। इसलिए छात्र हर काम को क्या है, लॉजिकल तरीके से करता है, तार्किक तरीके से करता है। ये मेथड जो है लर्नर्स पे सूट करता है और सब्जेक्ट पे सूट करता है, यानी लर्नर्स यानी बच्चों पे सूट करता है। इसमें जो नॉलेज बच्चा गेन करता है वो कैसी होती है, परमानेंट होती है, स्थायी होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, थिंक फॉर हिमसेल्फ एंड डज नॉट मेयरली लिसन फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी अगर टॉपिक कोई भी बताया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए सुन रहा है कि हाँ ठीक है मुझे समझ आ गया, बात खत्म। ऐसा नहीं, खुद के लिए सुनता है कि मुझे इस पर टॉपिक तैयार करना है, मुझे असाइनमेंट बनाना है। अब जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग अगर नॉलेज के लिए पढ़ें तो 10 मिनट में पढ़ेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको पढ़ना किस लिए, कि आपको पेपर में लिखना है, तो आपको दोबारा भी वीडियो देखनी पड़ सकती है ना। तो इसमें क्या है, बच्चे खुद के लिए पढ़ते हैं, इसमें होमवर्क का कोई बर्डन नहीं होता, बस बच्चे को असाइनमेंट का बर्डन होता है। ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है, यानी हर बच्चे पे ध्यान देता है टीचर। तो जब हर बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा तो टीचर और बच्चों का रिलेशन क्या है, बहुत ही स्वीट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, घनिष्ठ हो जाएगा। अब इसके अवगुण देख लेते हैं, गुण हमने देख लिया, अवगुण देख लेंगे कि भाई ये छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लोअर एज के लिए नहीं है, ये है बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, इस मेथड से हम छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ये अप्रोप्रिएट नहीं है हर सब्जेक्ट के लिए। हर सब्जेक्ट में अगर असाइनमेंट ही देते रहेंगे तो सारा फ्लो ही बिगड़ जाएगा पढ़ाने का। ये बहुत ज़्यादा स्लो मेथड है, क्योंकि असाइनमेंट डेली तो दे नहीं सकते, ना ही डेली पूरा हो सकता है। एक असाइनमेंट में कई दिन लगते हैं, तो स्लो मेथड हुआ। इट डिमांड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेबर, यानी टीचर को भी इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, पहले से ही टीचर पे इतना बर्डन रहता है और भी प्लस हो जाता है। ठीक है, इट इज़ कॉस्टली मेथड, बिकॉज कॉस्टली क्यों है, महंगा है, यानी इसमें थोड़ा सा खर्चा भी होता है, क्योंकि नई नई चीज़ें जब डिस्कवर करेंगे, डेकोरेशन करेंगे, दुनिया भर के नए नए आइटम उसमें लगाएंगे तो उसमें पैसे भी लगेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेशनल मेथड है, ना कि इन्फॉर्मेशनल, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे ने इन्फॉर्मेशन सुनी और बात खत्म होगी। ये क्या है, फॉर्मेशनल मेथड है, फॉर्मेट बनाया जाता है, पूरा तैयार किया जाता है, फिर असाइनमेंट बनाते हैं। ठीक है, टीचर हैज़ टू गिव, टीचर को इसमें बहुत ही सही गाइडेंस देनी पड़ती है, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। ओवर गाइडेंस तो है जो है हार्म कर सकती है बच्चे को। ओवर गाइडेंस में ऑल्सो हार्म द इनिशिएटिव ऑफ द लर्नर एंड मेक हिम डिपेंडेंट। अगर बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं तो बच्चा टोटली टीचर पर डिपेंड हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि इससे हर टॉपिक पढ़ाया जाए। ये मेथड जो है नॉट सूटेबल फॉर अ क्लास हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ना तो छोटे बच्चों के लिए और ना ही उन बच्चों के लिए कि क्लास में जब बहुत सारे बच्चे हों तो भी हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। समटाइम क्या होता है, टीचर इज अनेबल टू फ्रेम गुड एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चन टू प्रोवोक रियल थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, सो इट फेल्स द पर्पज ऑफ मेथड। बहुत बार क्या है, टीचर इस तरीके के क्वेश्चन, कल्पनाशील प्रश्न तैयार करता है जिससे बच्चों के उद्देश्य ही फेल हो जाते हैं, बच्चे कर नहीं पाते, असमर्थ हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। 2 मेथड्स हमने किए हैं, बाकी और भी जो मेथड्स पिछले 4 से 5 साल में पूछे गए हैं वो भी हम कर लेंगे। अब हम बायो हमने स्टार्ट कर दिया है तो बायो के सारे टॉपिक करेंगे। अब हमें बायो भी करनी है, इंग्लिश पेडागोजी, जिनकी शिकायत थी इंग्लिश पेडागोजी भी करेंगे, सोशल साइंस भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस भी अभी रहता है। वैसे तो देखो मैंने कॉमन टॉपिक बहुत सारे कराए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ आगे आता जाएगा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्लास भी हो जाएगी। ठीक है, आपके सब्जेक्ट की अलग से। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, और लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।